रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाली साइंस के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने गति के बारे में समझ लिया था थोड़ा कि गति क्या है, दूरी को समझा, विस्थापन को समझा, त्वरण को समझा, सदिश राशियां और अदिश राशियां पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। उसके आगे के जो टॉपिक हम रह रहे हैं फिजिक्स के, उसको आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले टॉपिक गति से। गति को एक बार और आपको समझाते हैं। गति क्या है? गति होती है कि किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु की तुलना में अवस्थिति का परिवर्तन जो समय के साथ हुआ है उसको गति कहते हैं। कैसे समझिएगा, परिभाषा क्या है इसकी। ये कह रहा है कि कोई एक वस्तु है ए, इस वस्तु से कोई वस्तु दूसरी स्थानांतरित कर दी जाती है अलग स्थान पर। यहां से पहले ये वाली वस्तु यहां थी और यहां से इस वस्तु को यहां पहुंचा दिया गया। स्थान वही है, स्थान इसका वही है, लेकिन वस्तु अलग चली गई है। अब ये वस्तु इस स्थान से ये जो दूर गई है इसको समय से अगर भाग कर दिया जाए तब इसको वस्तु की गति कहा जाता है। अर्थात वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गति कहते हैं। ये तो गति हो गई है। अब जो गति है वो बताइए सदिश राशि है या अदिश राशि है? पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि गति कैसी राशि है? सदिश राशि का उदाहरण है। गति सदिश राशि है। बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में आपको समझाया है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार पिछली वीडियो को देख लेते हैं तो उसमें सदिश राशि गतिश राशि बहुत अच्छे तरीके से देखते ही आप बताओगे कि कैसी राशि। ये नहीं कि ट्रिक है उसमें वह वाली, वो ट्रिक नहीं है, वो फेल हो जाती है। आगे गति, अब आगे पढ़ते हैं। जो गति है, गति के प्रकार है, उसमें से सवाल एग्जामिनर पूछेगा। एक तो होती है रेखीय गति। रेखीय गति, रेखीय गति क्या होती है? वह गति जो एक सीधी रेखा में होती है उसको कहते हैं रेखीय गति। जैसे ट्रेन चल रही है वो रेखीय गति है। एक बच्चा किसी ढलान पर फिसलता है वो रेखीय गति का उदाहरण है। इसमें से भी सवाल एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। आगे एक गति होती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति क्या है? वृत्तीय गति है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगाता है, गति तो वो भी करता है, समय के साथ करता है। 28 दिन लगते हैं, समय के साथ उसकी गणना करते हैं तो गति है, लेकिन वो एक वृत्त के तरीके से गति कर रहा है, उसको कहेंगे वृत्तीय गति। अर्थात चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर जो चक्रण है वो कैसी गति का उदाहरण है? वो वृत्तीय गति का उदाहरण है। एक होती है आवृत्ति गति। आवृत्ति गति, ये आवृत्ति गति क्या है? आवृत्ति गति होती है कि जब एक वस्तु बार बार चक्र लगाने के बाद उसी स्थान पर पहुंच जाए उसको कहते हैं आवृत्ति गति। ये जो गति है वृत्तीय गति, ये आवृत्तीय गति का भी उदाहरण है। आवृत्तीय गति का भी उदाहरण है। क्यों? कि जब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा ने यहां से चक्कर लगाया तो पुनः उसको एक अवस्था ऐसी आनी है 28 दिन के बाद लगभग, वो यहां आना है, पुनः इसी स्थान पर आवर्त हो रहा है। ये आवृत्ति गति है। इसका दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो एक जो घड़ी का पेंडुलम है जो गति कर रहा है, जब एक घड़ी का पेंडुलम यहां जाएगा, यहां से माना यहां गया, यहां से फिर यहां आएगा, यहां से फिर यहां आएगा और फिर से उसको कहां आना है? यहां उसको पहुंचना है। पर बार बार यही क्रिया उसकी चलती रहेगी। इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? आवृत्ति गति। आवृत्ति, पुनः उसी स्थान पर लौट करके आने की गति को क्या कहेंगे? आवृत्ति गति इसको कहा जाएगा। आवृत्ति गति और वृत्तीय गति में थोड़ा सा अंतर है बस। आवृत्ति वो है कि पुनः उसी स्थान पर आए, बार बार लौट कर आए। आवृत्ति आना उसी स्थान पर आवृत्ति गति का उदाहरण हो गया। आगे समझाते हैं। नेक्स्ट अगली गति है, इसी गति को कहा जाता है आवृत्ति गति को दोलनी गति। दोलनी गति,
दोलनी गति क्या है? यही जो घड़ी का पेंडुलम है जो गति करता है उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दोलनी गति। दोलनी गति इसको कहते हैं, दोलन और दोलनी गति ये गति कहलाती है। इसमें से सवाल एग्जामिनर बहुत पूछता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि यदि किसी लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तब उसकी काल अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसे पूछेगा एग्जामिनर? सवाल को समझिएगा। सवाल ये कहना चाह रहा है कि एक लड़की है जो झूला झूल रही है और झूला झूलती हुई कोई एक लड़की यदि लटक जाती है, झूले पर एक लड़की झूला झूल रही है और दूसरी लड़की झूले पर लटक जाती है, तो जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल क्या होता है उसको भी समझिएगा। आवर्तकाल होता है वह समय जो समय लिया गया है एक दोलन को पूरा करने में। फॉर एग्जाम्पल कि एक ये लोलक था, जब इसी गति की तो यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ गया, ये इसके द्वारा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर से यहीं इसी अवस्था में आने पर जो आने में जो समय लिया गया है उस समय को कहा जाता है आवर्तकाल। आवर्ती का काल, आवर्त काल, पूरा चक्र लगाने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। यहाँ से गया, फिर अगर इसको देखा जाए पूरा एक आवर्त पूरा हो गया ना, तो ये यहाँ से यहाँ भी गया था, यहाँ गया फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ इसको आवर्तकाल नहीं कहेंगे। आवर्तकाल तब होगा कि जब पूरा एक चक्कर के बराबर का दूरी तय हो जाए। भाई एक चक्कर ये हो गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ, अगर इसको खोला जाए तो पूरा एक घेरा बन जाएगा और इस पूरा घेरा बनाने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल उसको कहते हैं, आवर्तकाल। एग्जामिनर पूछेगा कि घड़ी के अंदर घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? अर्थात घंटे वाली सुई पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? 12 घंटे में। मिनट वाली का बताइए? मिनट वाली 1 घंटे में, सेकंड वाली 60 मिनट में। 60 मिनट का बोले 1 मिनट, 60 मिनट किसका हो गया? 60 मिनट किसका हो गया? मिनट वाली सुई का। 1 घंटा मतलब। तो ये हो गई दोलनी गति। दोलनी गति इस प्रकार की गति, और लोलक की लंबाई को अगर बढ़ा दिया जाता है तो ये काल पर, इस आवर्त काल पर, इस समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? समय पर प्रभाव पड़ता है कि वो बढ़ जाता है। बात को समझिएगा। ये कहना चाहते हैं कि जब झूला को किसी छत में डाल दिया है, छत की जो छजली है, जो कड़ा होता है, उसके अंदर डाल दिया, और उसमें जब हम झूल रहे होते हैं तो ऊंचाई कम है, जल्दी इधर जाएगी, जल्दी इधर जाएगी और उसके बाद फिर जल्दी यहाँ आ जाएगी। लेकिन इसी झूला को अगर किसी ऊंचे पेड़ में डाला जाता है जो इससे भी 3 गुना ऊंचा हो, डोर बहुत लंबी हो जाए, तो अब इसको यहाँ से उधर जाने में समय लगेगा क्योंकि दूरी ज़्यादा तय होगी। इधर जाने में भी समय लगेगा क्योंकि दूरी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो अब इसका जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा। यही मैंने समझाया कि जब कोई बच्ची एक झूला झूल रही है और दूसरी बच्ची झूले पर लटक जाती है तो अब उसकी लंबाई बढ़ गई है, क्योंकि दूसरी जो बच्ची लटकी है उसकी दूरी भी, उसकी लंबाई भी उसमें ऐड हो गई है। तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बढ़ जाता है। और भी पूछेगा कि गर्मी के दिनों में दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मी के दिनों में धातुओं में रेखीय प्रसार होता है, जिसके कारण घड़ी की जो दोलक है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और जब लंबाई बढ़ जाती है तो उसको दोलन काल भी बढ़ जाता है। एग्जामिनर पूछता है कि यदि पृथ्वी पर दोलन करने वाली किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तब क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी पर दोलन करने वाली वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तब उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोलन काल, ध्यान से सुनिएगा। ये वस्तु को पहले हम चंद्रमा पर नहीं लेकर के जाते, पहले हम इसको लेकर के जाते हैं अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में लेकर के गए, क्या अंतरिक्ष में ग्रेविटी है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये जो वस्तु दोलन कर रही है, ये क्यों कर रही है? क्योंकि अगर इसको यहाँ से छोड़ा जाए तो ये यहाँ आ जाएगी। क्यों? कि पृथ्वी के केंद्र की ओर को आएगी, पृथ्वी के केंद्र की ओर को। केंद्र में गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के, जिसके कारण आएगी। उसके पश्चात
इसी को अगर चंद्रमा पर ले जाए तो चंद्रमा पर ले जाकर यहाँ छोड़ दिया, यहीं रहेगी, नीचे नहीं आएगी क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। अब बात को समझिएगा कि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतनी जल्दी आएगी, जितनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा। बात को समझिए कि अगर हम पृथ्वी के धरातल पर नहीं बल्कि और ना ही अंतरिक्ष में, दोनों के बीच में अगर गए, अब इस क्रिया को करते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर यहाँ से यहाँ आने में लगा माना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। कहाँ की अपेक्षा? अगर हम अंतरिक्ष और धरातल के मध्य में चले गए तो आने यहाँ से यहाँ आने में लगेगा अब इसको ज़्यादा समय, क्यों? आराम से आएगी। गुरुत्वाकर्षण कैसा है? कम है। इसी को अगर अंतरिक्ष में ले गए तो कैसे आएगा? आराम के साथ नहीं आएगा, फिर आएगा ही नहीं, जहाँ छोड़ेंगे वहीं छोड़ेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब समझिएगा जरा कि जो जितना अगर हम इसी को चंद्रमा पर लेकर के जाते हैं तो चंद्रमा पर भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण कम है, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना गुना है? 1/6 गुना। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी पर तोला जाए, माना मेरा भार पृथ्वी पर 60 किलो है और मैं यदि चला जाता हूं चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर जब मुझको तोला जाएगा तो मेरा भार होगा 10 किलो। बहुत पूछता है एग्जामिनर, इसको बहुत पूछता है। ये सब किसके कारण होता है? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसी भी वस्तु में जो भार होता है वो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है, जिसके कारण ये आराम के साथ आएगा, और जब आराम से आएगा तब टाइम ज़्यादा लगेगा, अर्थात दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोलन काल बढ़ जाएगा, उसका जो टाइम है टाइम बढ़ जाएगा, एक चक्कर पूरा होने का टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर एग्जामिनर पूछ ले आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बात को समझिए, आवृत्ति क्या है? आवृत्ति तो मैंने आपको बताया कि आवृत्ति क्या होती है कि एक पूरा दोलन जो हुआ है 1 सेकंड में जितने भी कंपन हो जाएं, जितने भी दोलन हो जाए, उसको कहते हैं आवृत्ति गति। सपोज करिए मेरे हाथ में एक चिमटी है और मैंने उस चिमटी में हाथ मारा और उसने कंपन करने प्रारंभ कर दिए। 1 सेकंड में 5 कंपन हुए, तो ये कहेंगे इसकी आवृत्ति क्या है? 5 है। और आवृत्ति भी 5 क्या है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, अर्थात 5 हर्ट्ज है। यही तो बात है। आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति अगर माना जैसे पृथ्वी के अंदर भूकंप आया है और हमने पढ़ा कि भूकंप की तीव्रता 5 हर्ट्ज है या 7 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी में जो कंपन हुए उनमें 1 सेकंड में पृथ्वी ने 7 कंपन किए, 7 कंपन किए। बात को समझिए अब जरा कि आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर चंद्रमा पर लेकर के जाया जाए, तब जब चंद्रमा पर लेकर के जाया जाए तो यहाँ तो गति कर रहे हैं जल्दी, 1 मिनट में इस दोलन ने 5 चक्कर लगा दिए, 5 चक्कर लगा दिए 1 मिनट में। इसी को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वहाँ तो अभी समझाया कि टाइम ज़्यादा लेता है, मतलब आराम से गति करेगा, आराम से ये गति करेगा, आराम के साथ। और जब आराम से चंद्रमा पर गति करेगा तो 1 मिनट में अब कंपनों की संख्या कैसी होगी? कम या ज़्यादा? 1 सेकंड में वहाँ गति इसके आवर्तों की संख्या होगी कम, क्योंकि धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है। अर्थात चंद्रमा पर जाने पर जो आवृत्ति है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जो आवर्तकाल है आवर्तकाल बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट अगली गति आती है, गति को बाद में समझाएंगे, पहले आप अब समझिएगा। आपको समझाते हैं संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है? संवेग होता है संवेग बराबर होता है, संवेग को P से दर्शाते हैं, और P जो बराबर होता है वो होता है m इंटू ए के। ए क्या है? ए है यहाँ त्वरण, या फिर इसको ना रख के हम यहाँ रखते हैं, या चलो इसी से समझिएगा। त्वरण क्या होता है? त्वरण पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। और जब त्वरण
की और द्रव्यमान की, किसी वस्तु के द्रव्यमान की और गुणा करते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं, संवेग कहा जाता है। कैसे, बात को समझिएगा जरा। त्वरण किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। जैसे कोई एक वस्तु है, जैसे माना कि कोई एक ट्रक है, कोई एक ट्रक है, ट्रक का जो जितना भी भार है वो उसका द्रव्यमान हो गया। और जो अगर ट्रक स्पीड के साथ चलता है, बहुत स्पीड के साथ चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर माना ट्रक चल रहा है, द्रव्यमान तो उसका वही है। और वो ट्रक से अगर माना कोई कार अगर टकरा जाती है, जैसे वो चल रहा है, कार अगर कोई खड़ी हुई है और वो कार टकरा जाती है, तो उस कार को ये ट्रक माना 10 मीटर की दूरी तक ले गया खींच करके, 10 मीटर की दूरी तक। ट्रक का वेट जितना भी था, उसका द्रव्यमान, इसका भार था, और उसकी गति कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तब उसने कितनी दूर तक खींच करके ले गया, 10 मीटर तक। अगर माना 60 की गति, ट्रक की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, द्रव्यमान तो उसका उतना ही है, द्रव्यमान तो उसका उतना ही है। अब अगर वो कार से टकराता है तो अब कार को ज़्यादा दूरी तक लेकर के जाएगा। यही बात है कि अगर हम वेग परिवर्तन की दर को कम कर दें, वेग परिवर्तन की दर को अगर कम कर दें और द्रव्यमान को अगर बढ़ा दें तब भी ज़्यादा होगा। बात को समझिएगा कि एक गोला है, एक छोटा गोला है, एक छोटा गोला, वो छोटा गोला यहाँ से माना मिट्टी है नीचे, और एक छोटा गोला यहाँ से नीचे गिराया जाता है तो कम नीचे वार करेगा, नीचे जो उसका बल होगा वो कम लगेगा। लेकिन मोटा गोला यहाँ से आराम से छोड़ा जाता है, नीचे उसका वर्क ज़्यादा होगा, उस पर ज़्यादा बल लगेगा, उसके द्वारा नीचे और मोटा छोड़ा जाए। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ट्रक वाले उदाहरण में हमने गति को बढ़ाया, उसके वेग परिवर्तन को बढ़ाया, वेग परिवर्तन बढ़ रहा था। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो गोला है उस गोले का द्रव्यमान बढ़ाया जा रहा है, इसको कहते हैं संवेग। और फिर अब क्यों जरूरी है, इस जब हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषय का तब वहां इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन के गति विषयक नियमों को। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किए। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन का पहला नियम यह कहता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। कोई वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अर्थात ये कहता है ये नियम कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए कुछ बल और कुछ समय अवश्य चाहिए होता है। ये नियम ये कहता है कि ये वस्तु अगर यहाँ रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है तो यहीं रखी रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल लगाकर इसको स्थानांतरित तो ना किया जाए। इसे कहा जाता है गैलीलियो का प्रथम नियम, या इसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या है? जड़त्व होता है किसी वस्तु का अपने एक स्थान पर रखे रहना ही जड़त्व है। बात को समझिएगा। बात क्या है कि जैसे ये पेपर है, ये यहाँ रखा हुआ है, यहाँ इसको रखा हुआ है, ये जो मार्कर इस पर अब रखा हुआ है, ये डस्टर इस पर रखा हुआ है, वो एक जड़त्व की अवस्था में है। और अचानक से अगर इसको यहाँ से आराम आराम से ले जाया जाता तो इसी के ऊपर रहेगा, और अचानक से इसको कॉपी को खींच लिया जाता है, अचानक से झटके के साथ, तेजी के साथ, स्पीड के साथ इसको खींच लिया जाता है तो ये मार्कर जड़त्व की अवस्था में होने के कारण नीचे गिर जाएगा। इसे कहते हैं जड़त्व। यही इसके एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है। इससे एग्जामिनर पूछेगा पहले तो आपसे कि न्यूटन का कौन सा नियम है जिस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो न्यूटन का पहला नियम, इसको जड़त्व का नियम या इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं। ये बल की परिभाषा क्या है? बल है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने का प्रयास किए। एग्जाम्पल से समझिए, उदाहरण से समझिए कि ये एक दीवार है, अगर मैं इस पर बल लगाता हूँ
तो ये अपने स्थान से परिवर्तित नहीं हुई, लेकिन प्रयास तो किया गया है, तो बल वही बल है। या तो अवस्था को परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने का प्रयास करे, उसे कहते हैं बल। और बल लगाकर यूज हुआ इसमें कि किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए कुछ बल की आवश्यकता होती है। तो न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन के पहले नियम को इसलिए बल का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम के उदाहरण एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि तीव्र हवा के चलने पर वृक्षों पर लगे फल टूटकर गिर जाते हैं, क्यों? तीव्र हवा के चलने पर वृक्षों पर लगे फल टूटकर गिर जाते हैं, क्यों? बात को समझिए। बात यह है कि जब ये फल अगर वृक्ष लगा हुआ है, ये फल है, ये लगा हुआ है किसी वृक्ष पर, ये जड़त्व की अवस्था में, अचानक हवा आएगी, हवा इसको अपने साथ ले जाएगी, लेकिन ये जड़त्व की अवस्था में होने के कारण यहाँ से अलग हो जाएगा, जड़त्व की अवस्था में होने के कारण। या फिर एक कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कारण अलग हो जाते हैं, क्यों? जड़त्व के कारण। जब कंबल को डंडे से पीटा जाता है तो उससे धूल के कारण अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो विराम अवस्था में होते हैं, ये जड़त्व का नियम। या फिर अचानक ट्रेन के चलने पर हमें पीछे की ओर झटका लगता है, क्यों? क्योंकि हम उस समय में कैसे होते हैं? जड़त्व की अवस्था में। एक यदि साइकिल अचानक से घोड़ा अगर चलने लगता है तो सवार को पीछे की ओर झटका लगता है, क्यों? जड़त्व के अनुसार। या फिर इसको कहते हैं जड़त्व के नियम। एक होता है गति का नियम, गति जड़त्व का नियम। गति का क्या है कि अगर ट्रेन चल रही है या बाइक स्पीड के साथ चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, या मैंने ज़्यादा हो गई, इतने से नहीं चलना चाहिए, 50 के एवरेज से, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चल रही है और अचानक अगर ब्रेक लग जाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? कि हम उस समय कैसे अवस्था में? गतिज अवस्था में थे। और न्यूटन का नियम क्या कहता है कि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं। ये न्यूटन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि F बराबर होता है m इंटू ए के। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो संवेग संरक्षण का नियम है वो संवेग संरक्षण भी किसके बराबर था? m इंटू ए, द्रव्यमान और उसके वेग परिवर्तन की दर के बराबर था। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है उस नियम को कहा जाता है संवेग संरक्षण का नियम भी। संवेग संरक्षण, इस संरक्षण तो अभी समझाएंगे। संवेग का नियम, न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं? तो ये हो गया दूसरा नियम। संवेग संरक्षण थोड़ा अलग शब्द है, वो तीसरा नियम कहलाता है, उसको समझते हैं, पहले इसको समझेंगे। इसका ये नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, देखो बात को समझिएगा पहले आप, ये क्या कहना चाहता है कि जब एक बॉल ऊपर से नीचे की ओर को गिरती है तो उसको पकड़ने के लिए एक व्यक्ति अब उस बॉल के साथ साथ अपने हाथ नीचे की ओर करता है। अगर माना बॉल नीचे की ओर को गिर रही है 60 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और एक बॉल को पकड़ने वाला व्यक्ति अपने हाथ अगर 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर पकड़ता, नीचे की ओर को करता है, तो दोनों का डिफरेंट कितना हो गया? 10 का। बॉल आ रही है 60 से, हमारा हाथ चल रहा है 50 से। ध्यान दीजिएगा, बॉल आ रही है 60 की रफ्तार से और हमारा हाथ आ रहा है 50 की रफ्तार से, तो मात्र 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार के हमने कैच किया है। अगर माना बॉल 60 से आए और हम अपने हाथ यहीं रोक करके रखें तो वो आएंगे, बॉल टब्बा खाकर बाहर चली जाती है। तो इसको कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। अभी मैंने आपको समझाया कि जो बॉल गिर रही है, मैंने गोला भी बताया, संवेग वाली बात, जो गोला गिर रहा है नीचे, उसका या तो हम उसका द्रव्यमान कम कर दें या उसका त्वरण कम कर दें, तो बल कम हो जाएगा ना, पी कम हो जाएगा। जो गड्ढा हुआ था पृथ्वी पर गहराई में, जो नीचे बल प्रयोग हुआ था, जो समझाया, वो कम हो जाएगा। तो क्या करें? या फिर इसको हम कर लें कि जो बॉल जिस द्रव्यमान के साथ नीचे की ओर आ रही है, द्रव्यमान त्वरण के गुणनफल के साथ नीचे आ रही है, उसी के साथ साथ अपने हाथ नीचे करते हैं तो आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है। या फिर इसके और उदाहरणों में एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो किरमिच का सामान है, कांच का सामान है, किरमिच में पैक करके आता है, क्यों? या फिर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जब हम सोफे पर बैठते हैं तो वो नीचे की ओर दब जाता है, क्यों? अगर नहीं दबेगा, जैसे हम बैठे हैं हमारे साथ साथ सोफा नीचे की ओर दब जाता है। वही उदाहरण है कि जिस प्रकार से बॉल नीचे की ओर आती है हम अपने हाथ नीचे की ओर करते हैं।
या फिर पूछता है कि ऊंची कूद या लंबी कूद कूदते समय हम आगे की मिट्टी पोली कर लेते हैं, क्यों? किसके अनुसार? न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार ऐसा कार्य करते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम क्या लाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मतलब एक्शन रिएक्शन। कैसे? ये न्यूटन ने बताया कि जब हम कोई कार्य करते हैं किसी वस्तु के प्रति, वो वस्तु भी हम पर उतना ही फोर्स लगाती है। जैसे हम अगर पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी पर चलने पर हम जितना बल पृथ्वी पर लगाते हैं, पृथ्वी भी उतना बल हम पर लगाती है और हम आगे की ओर गति करते हैं। ये न्यूटन का नियम कहता है दूसरा नियम। जैसे अगर इन्होंने बताया कि हम यदि किसी रास्ते में पड़े पत्थर में अगर पैर मारते हैं तो जितनी चोट उस पत्थर में लगती है, जितनी चोट हमारे पैर में लगी है उतनी चोट उस पत्थर में भी लगती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है। इसके बारे में बताया था आर्किमिडीज ने सबसे पहले। इसको आर्किमिडीज का नियम भी कहते हैं। आर्किमिडीज यूरान का रहने वाला था। उसने नहाते समय अपने टब में जब उसने मग डाला उसको हल्का प्रतीत हुआ। उसने बताया उसके अनुसार कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कुछ कमी हो जाती है और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। एक बाल्टी है, उस बाल्टी को यदि पुलिया में डुबाया गया है तो पुलिया में जब तक रहती है पानी से भरी हुई तो हल्की प्रतीत होती है, लेकिन जैसे जैसे उसको पुलिया से बाहर निकालते हैं वो भारी प्रतीत होने लगती है। अगर मानो उस बाल्टी को आधे हमने डुबाया हुआ है आधी पानी के अंदर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है वो थोड़ी हल्की प्रतीत हुई और उसका मतलब यह है कि उस आधी बाल्टी जितनी पानी में डूबी हुई है उस बाल्टी ने अपने भार के बराबर भार को हटा दिया है। जितनी हमें हल्की प्रतीत हुई है इसका मतलब ये हुआ कि बाल्टी जितनी हमें हल्की प्रतीत हो रही है उस बाल्टी ने अपना स्थान से इतने भार वाला द्रव को हटा दिया है। यही कारण है कि एक जो समुद्री जहाज है वो समुद्री जहाज एक जल पर तैर सकता है। एग्जामिनर पूछता है कि एक लोहे की गोली समुद्र में डूब जाती है, जल में डूब जाती है, जबकि लोहे का बना जहाज तैरता रहता है। क्यों? कि लोहे की गोली अपना जो भार के बराबर भार नहीं हटा पाती, जल को नहीं हटा पाती, और जो जहाज है वो इस शेप में बनाया जाता है और वो अपने भार के बराबर भार को हटा देता है, जल पर तैर सकता है जहाज। क्रिया पक्षी किस नियम के अनुसार उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं पक्षी कि जब वो हवा के अंदर दबाव डालते हैं हवा पर, हवा उन पर दबाव डालते हैं और पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं। प्लेन हेलीकॉप्टर भी किस आधार पर उड़ता है? जो पंखड़ी होती है वो पंखड़ी बहुत तेजी के साथ घूमती है और ऊपर की हवा को नीचे की ओर को काटती है और वो हेलीकॉप्टर वहाँ टंगसा जाता है, उसमें गति फिर उत्पन्न कर ली जाती है। मोटरबोट पानी पीछे की ओर को फेंकती है, या फिर जब एक नाविक नाव से तालाब या झील में कूदता है तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। ये सब किस नियम के उदाहरण हो गए हैं? ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के उदाहरण हैं। और न्यूटन के तीसरे नियम को ही कहा जाता है संवेग संरक्षण का नियम। ये संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो संवेग है, जैसे बात को समझिएगा, संवेग होता है m1 v1, संवेग संरक्षण का नियम है m1 v1 बराबर होता है m2 v2 के। यहाँ m1 v1 m2 v2 क्या है, इस बात को आप समझिएगा। बात यह है कि कोई एक ट्रक है और ट्रक का जो भार है वो है माना 1200 किलो और ट्रक की जो रफ्तार है वो है 60 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक उसी प्रकार से एक आगे ठेला है और उस ठेले का जो भार है वो है माना 120 किलो, 120 किलो उसका भार है। तब ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक 60
60 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 60 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता हुआ एक 1200 किलो का ट्रक अगर 120 किलो के, ये m2 हो गया इसका द्रव्यमान, ये m1 हो गया इसका द्रव्यमान, v1 ये इसकी चाल हो गई, v2, ये पूछना चाह रहा है कि जो जब टक्कर लगेगी दोनों में तो ट्रक के द्वारा टकराने के बाद ठेला कितनी स्पीड के साथ आगे जाएगा, ये v2 हमसे एग्जामिनर पूछता है। तो यहाँ इसको निकालेंगे, 0 से इस 0 को काटते हैं और 12 छंग इससे इसको भी कैंसिल किया, हो गया 0 से 0, कितना बच गया, ये बचा 600 मीटर प्रति सेकेंड, 600 मीटर प्रति सेकेंड, इसको काटने के। अर्थात ये निष्कर्ष हमने निकाला कि जो ट्रक की ऊर्जा थी, जो ट्रक का संवेग था, वो अभी भी, वो ट्रक तो रुक गया कुछ दूरी तक चलने के बाद, लेकिन उसकी जो ऊर्जा थी वो किस में परिवर्तित हो गई, ठेले में सब परिवर्तित हो गई। मतलब ये कहना चाहता है, संवेग संरक्षण का नियम ये कहना चाहता है कि मैं मार्केट गया और मार्केट में मेरे पास जो 100 रुपये थे, मैंने वो 100 रुपये अपने मित्र को सामान खरीदने के लिए दे दिए, लेकिन उसके पश्चात कुछ ही समय के बाद मेरे मित्र ने मुझे वो 100 का नोट मेरी जेब में रख दिया, या फिर ये 100 का नोट मैंने अपने मित्र को दिया, लेकिन मेरे दूसरे मित्र ने मेरे जेब में दूसरा 100 का नोट रख दिया। अर्थात इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो धन था वो धन अभी भी संरक्षित है, मेरे पास 100 का नोट था और मेरे पास 100 रुपये अभी संरक्षित हैं। इधर से गया तो इधर से आ गया, इस जेब में आ गया। यही ये नियम कहता है कि ट्रक की जो स्पीड थी वो तो कम हो गई है, लेकिन जितनी स्पीड, जितना उसका संवेग था वो संवेग किसी दूसरे में परिवर्तित हो गया। इसको संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। बाकी आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।